हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है या जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम इसमें वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज वाली जो हमारी ये कौन सी क्लास है? 15वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं की है प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब जो हम वित्तीय संबंध है हमारे उसके बारे में बात करते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ लिया था कि जो हमारे जो राज्य हैं, तो राज्यों का जो हित है उनका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है या किस तरीके से किया जाता है, और जो वित्त आयोग होता है उसकी जो शक्तियां हैं या वित्त आयोग जो मतलब केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से इनका बंटवारा होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो हमने सारा कर लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं चलिए अब उस पर आते हैं, ठीक है। मतलब आज ये जो हमारा वित्त संबंध है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल की क्लास में क्या करेंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो सारे आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अभी ये टॉपिक जो केंद्र राज्य संबंध है ना ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इसमें काफ़ी रह रहा है। मतलब जितनी भी क्लासेस लगेंगी हमें उससे क्या लेना, हमें तो बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, तो ये वित्त आयोग भी हमने कल पढ़ लिया था, और ये राज्यों के हितों का संरक्षण किस तरीके से होता है ये भी हमने कल पढ़ लिया था। तो हम आज जो पढ़ेंगे ना, हम ये पढ़ेंगे कि केंद्र एवं राज्य द्वारा ऋण, मतलब केंद्र और राज्य द्वारा जो ऋण लिया जाता है या जो किस हिसाब से कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो संविधान है, संविधान केंद्र एवं राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केंद्र और राज्यों के जो कर्ज हैं तो उन लेने की जो उनकी पावर्स है, जो शक्तियां हैं, उनको क्या क्या प्रदान देता है, मतलब क्या किस किस तरीके से केंद्र और राज्य ऋण ले सकते हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है। जो हमारी केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, या तो भारत में ही है या फिर भारत के बाहर, जो हमारा देश है, देश से बाहर, तो वो संचित निधि की प्रतिभूति, जो संचित निधि में जिस हिसाब से जितने पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर उसकी गारंटी देकर कि हाँ कि हम पैसा लौटा देंगे, या तो ये कि संचित निधि से पैसा लौटाएंगे, या जो भी गारंटी जिस भी हिसाब से जो केंद्र सरकार है वो क्या ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है। लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो दोनों ही मामले हैं कि जो संचित निधि की जो प्रतिभूति है वो, या फिर जो दूसरी है कि गारंटी देकर जो ऋण लेती है संसद, सॉरी केंद्र सरकार, तो दोनों ही मामलों में क्या होगा कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, वो सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, उसके द्वारा इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई कानून नहीं बनाया गया है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली शक्ति क्या है? आगे है कि इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं, भारत के अंदर, भारत से बाहर नहीं, राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी दे ऋण ले सकती है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके से भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं, ऋण ले सकती है केंद्र सरकार, लेकिन जो सीमा निर्धारित करी जाएगी ना ऋण से संबंधित, वो जो राज्यों की विधानमंडल होती है ना उनसे करी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पहले अगर बाहर से ले भी रही है ऋण है या अंदर से भी ले रही है तो संसद उसमें इन्वॉल्व हो रही है, संसद की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब राज्य से ले रही है ना, केंद्र सरकार ऋण ले रही है, मान लीजिए किसी भी राज्य से ले रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी सीमा निर्धारण की जाएंगी ना वो राज्यों द्वारा की जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है। जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है, किसी भी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है, या किसी राज्य सरकार द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है, या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा लेने पर ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे
हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। तो यदि इस तरीके के कोई ऋण प्रयोजन की जाते हैं ना, उनके हेतु जो आवश्यक धनराशि है वो जो संचित निधि है ना उस पर भारित की जाएगी। ठीक है, जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित की जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, राज्य जो है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। अगर राज्य को ऋण की ज़रूरत होगी तो उसको पहले केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना केंद्र की अनुमति के वो ऋण नहीं ले सकता, किसी से भी, अन्य राज्य से भी ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। यदि क्या बोलेगी, यदि केंद्र द्वारा ऋण का कोई भाग बकाया हो, केंद्र ने राज्य को ऋण दिया तो वो राज्य सरकार ने लौटाया नहीं, लेकिन राज्य सरकार को फिर भी ऋण की ज़रूरत हो गई, तो उस कंडीशन में उसको पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। या एक तो ये बात हो गई, या फिर जिस संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो, या जिस संबंध में केंद्र ने गारंटी दे रखी है, उस संबंध में केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य सरकार को, यदि वो किसी से भी ऋण लेता है तो। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है जो अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति होती है ना, वो क्या होती है, क्या अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि अन्य संघीय संविधानों के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्ति के नियम है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अब जो अन्य संघीय संविधान है उसमें जो समान भारतीय संविधान है उसमें भी जो पारस्परिक कराधान से जो उन्मुक्तियां हैं उसके नियम हैं। तो इस संबंध में जो पारस्परिक कराधान से जो उन्मुक्तियां हैं, इस संबंध में जो नियम वगैरह हैं वो किस तरीके से हैं, क्या है, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है कि केंद्र के परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। जो केंद्र की जो परिसंपत्ति है तो उनको क्या है, राज्य के जो कर है, राज्य का जो टैक्स है उससे छूट किस तरीके से है, क्या है, सबसे पहला देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि केंद्र के सभी परिसंपत्तियों को, जो केंद्र है, केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य उसके विभिन्न निकायों, राज्य क्या कर सकता है, उसके अलग अलग निकायों यथा नगर पालिकाओं या जिला बोर्डों या पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। मतलब केंद्र क्या है, केंद्र की जो सभी जो परिसंपत्तियां हैं उनको राज्य, उसके जो विभिन्न निकाय हैं, राज्य के जो अलग अलग निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, जिला बोर्ड हो गए, पंचायत हो गए, इन सब से क्या है, सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा भी यद्यपि संसद जो है, संसद को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीज़ों से है जिनका कोई मूल्य होता है। तो जब हमारी चल संपत्ति है तो चल संपत्ति में भूमि भी आ गई, भवन भी आ गया, संपत्ति जो है, संपत्ति शब्द में क्या आ गया, हमारी भूमि भी आ गई, भवन भी आ गया, चल संपत्ति भी आ गई, शेयर भी आ गया, जमा, ये सब इत्यादि, ये सब हमारी संपत्ति में आते हैं। तो ये संपत्ति इस सभी चीज़ों से है जिनका कोई मूल्य होता है, जिनकी कोई ना कोई कीमत होती है। तो इसमें क्या है, संपत्ति में जो चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। तो जब संपत्ति वर्ड आ गया जहाँ संपत्ति से संबंधित है, तो जो चल संपत्ति है वो भी संपत्ति के अंतर्गत आती है, और जो अचल संपत्ति है वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी संपत्ति के ही अंतर्गत आती है। तो संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जो संपत्ति है उसका उपयोग जो संप्रभु में या फिर जो वाणिज्यिक प्रयोजन है उनके लिए किया जा सकता है। जो संप्रभु है, संप्रभु में जो लड़ने वाली सशस्त्र सेनाएं हो गई ना, हमारी तीनों सेना, जल, थल और वायु है, तो वो तीनों आ गई। या फिर जो वाणिज्यिक प्रयोजन है उनके लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को, जो केंद्र सरकार है
उसके द्वारा निर्मित जो भी निगम है या फिर कंपनियां हैं, उनको राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। तो उनको जो राज्य के जो कराधान है या फिर जो स्थानीय कराधान है, उनसे उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। इसका कारण यह है कि जो निगम है या फिर जो कंपनी है, वो क्या है? एक पृथक विधिक अस्तित्व है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। चलो अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट आता है इसमें राज्यों की परिसंपत्तियों या आय को केंद्र कर से छूट। जो राज्य की जो परिसंपत्तियां होती हैं या आय होती है, उसको जो केंद्र का कर है उससे छूट किस तरीके से क्या है वो अब जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि जो राज्य हैं, राज्यों की जो परिसंपत्तियां हैं, तो राज्य की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। तो राज्य की जो परिसंपत्तियां हैं या फिर आय हैं, उनको भी क्या है? केंद्र से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। तो ये जो आय है वो संप्रभु कार्य जो होते हैं या फिर जो वाणिज्यिक कार्य होते हैं उनसे हो सकती है। किंतु यदि संसद है, तो संसद उन्मुक्ति दे तो क्या होगा? केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है, कर लगा सकती है। कौन? संसद। मतलब यदि संसद जो है वो उन्मुक्ति दे तो केंद्र क्या है? वाणिज्यिक जो आय है उस पर क्या टैक्स लगा सकता है, यदि संसद ने उनको उन्मुक्ति दे रखी है। तो यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य व्यवस्था विशेष को इस कर से छूट दे सकता है, और यदि केंद्र चाहे तो वो क्या है? वो किसी कार्य से या व्यवस्था से या व्यवस्था विशेष को इस कर से, ये जो इस टैक्स है, इससे क्या कर सकता है? इससे छूट दे सकता है। कौन? केंद्र। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे ये है कि उल्लेखनीय यह है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्र से मुक्त नहीं होती हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि राज्य में जो स्थित जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती हैं। इसी तरह निगमों एवं राज्यों की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियों एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। तो इसी तरह क्या हो सकता है? जो भी निगम है या जो राज्य के जो स्वामित्व हैं, स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, मतलब जो राज्य की जो जिन पर राज्य का अधिकार है, वो जो कंपनियां हैं, तो उनकी जो परिसंपत्तियां हैं या फिर आय पर केंद्र कर लगा सकती है। केंद्र को ही अधिकार होता है इस तरीके का। निगम हो गए या फिर राज्य की जो कंपनियां वगैरह हो गई खुद की, जिनका राज्य स्वामी है, तो उस पर केंद्र टैक्स लगा सकती है, केंद्र कर लगा सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे इसी में कहा गया है कि 1963 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि अब 1963 में क्या हुआ? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक सलाहकारी निर्णय में क्या सलाह दी? यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए। यदि केंद्र राज्य को कोई छूट देता है तो वो किस तरीके की होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा और उत्पादन शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। जिससे जो सीमा शुल्क होता है और जो उत्पादन शुल्क होता है उस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में जाने तो दूसरे शब्दों में क्या है? दूसरे शब्दों में जो केंद्र है, केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है। तो केंद्र क्या कर सकती है? जो राज्य द्वारा आयात करा जा रही है, जिन वस्तुओं का जिनका निर्यात करा जा रहा है, उन पर कर लगा सकती है, या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पादन शुल्क लगा सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है कि जो राज्य में जो उत्पादित या विनिर्मित जो सामान है, उस पर सामान है जो, तो उस पर उत्पादन शुल्क लगा सकती है केंद्र चाहे तो। ठीक है, तो ये था अंतर्राज्यीय जो अंतर सरकारी कर जो उन्मुक्ति है वो था ये, है ना। तो अब चलो अब आगे देखते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप एक बार और दोबारा से क्लास रिपीट करना, अच्छे से तरीके से समझ आ जाएगा। ये बस इसलिए है, जिनको पढ़ना है डिटेल में तो वो तो पढ़ो अच्छे तरीके से, लेकिन जिनको बस बेसिक से जानना है और किसी जो छोटे से छोटा एग्जाम, 1 डे वाला एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी है, तो वो फिर भी इसको बेसिक से एक बार पढ़ लो। तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल टफेस्ट वाला आएगा ना, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल बहुत टफ है, तो फिर भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपातकाल के प्रभाव। जो इमरजेंसी है उसके क्या इफेक्ट होते हैं, आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं वित्त संबंध में, है ना,
उसमें। तो सबसे पहले है कि केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे जो केंद्र और राज्य हैं उसके संबंध बदल जाते हैं। किस तरीके से, अब ये जो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसमें वित्त संबंधित सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली जो भी चीज़ें हैं ना उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगती है या होती है तो उस टाइम पे दोनों के जो संबंध है उसमें क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आते हैं वो देखो। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। तो राष्ट्रपति चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो भी संवैधानिक राजस्व है, जो उसका जो वितरण होता है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतःकरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ऐसा परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावित रहते हैं। तो यदि जब इमरजेंसी की जब घोषणा की गई है ना, तब से लेकर पूरे 1 साल तक इस तरीके के प्रावधान लागू होते हैं। मतलब कि उसके बाद वो क्या होते हैं, उसके बाद उनको वो अपने आप मतलब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए ही रहते हैं वो। ओके, एक ये तो हो गया नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय आपात। अब ये वित्तीय आपात के टाइम पे दोनों क्या कंडीशन रहती हैं? तो जब वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है। तो केंद्र राज्य को क्या निर्देश दे सकती है? तो पहला निर्देश तो ये देगी कि जो वित्तीय औचित्य है, औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करे। कौन करे? कि राज्य करे। और राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करे। और जो राज्य की सेवा में है, मतलब जो भी सरकारी नौकरी में है जो भी लोग, तो उनके जो सभी वर्ग के जो आते हैं, तो उन लोगों के जो वेतन है और भत्ते हैं ना, उनको क्या करे? उनको कम कर दे। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल वाली कंडीशन होती है। वैसे आज तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ना हमारी, वो इंडिया के अंदर वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लगी नहीं है, लेकिन हाँ उसका प्रावधान है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। और इसके अलावा जो भी धन विधेयक होते हैं या फिर जो वित्तीय विधेयक होते हैं, तो उनको क्या है, उनको राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है ना, उसके लिए आरक्षित रखें। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हमारे आपातकाल के प्रभाव किस तरीके से पड़ते हैं इमरजेंसी के टाइम में उस पर, राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर। ठीक है, राज्य पर और केंद्र पर। तो इसी के साथ ही जो हमारा वित्त संबंधी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं जो बटी हुई हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में क्या करेंगे कि जो हमारा जो केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का वितरण होता है, तो उसमें उससे संबंधित जो अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 तक हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स हैं वो मैं सारे आपको कल वाली क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब अभी इसमें और रह रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक। अभी तो इसमें केंद्र और राज्य संबंधी में जो भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी रह रही हैं, वो सारी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो ये लगे कि हाँ ये पढ़ा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं ना, वो वाला टॉपिक आएगा। फिर हम उस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, फिर आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविज़न हो जाएगा। तो फिर इमरजेंसीज जो होती हैं, तीनों इमरजेंसीज, उनको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो, जैसे कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक में हम जैसे इमरजेंसी से कुछ भी चीज़ पढ़ लेते हैं, तो इट मीन्स के उतना ही है, ये नहीं है उसका मतलब कि हाँ बस उतना ही है। हर टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे, और किसी टॉपिक में किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो उसमें वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू कर सकें, कोई करते रहें, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज बस यही वाली जो हमारी जो डिटेल में जो पॉलिटी की क्लास होती है, बस यही वाली क्लास होगी।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।